एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आज के नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सब बच्चों ने अपने घर में गैस स्टोव देखा होगा चिल्ड्रन। सिर्फ स्टोव बोलता तो लोग सोचते सर क्या दलिद्र टाइप की बातें कर रहे हैं आप, वो जिसमें पंप करते हैं मिट्टी का तेल डाल के, वो नहीं। गैस स्टोव जो एलपीजी सिलेंडर से कंट्रोल होता है। कभी कभी फ्लेम बहुत हाई होती है चिल्ड्रन, और कभी कभी सो कॉल्ड फ्लेम बहुत लो होती है। तो अगर हमें हाई फ्लेम को कम करना है या लो फ्लेम को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? हाई फ्लेम को कम करना है और लो फ्लेम को घटाना है, बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ता है हमको? नॉब यूज करना पड़ता है, करेक्ट। और सो कॉल्ड ये जो नॉब होता है यही फ्लेम को तेज और कम करने में इस्तेमाल होता है। तो अगर फ्लेम हाई है तो कम करने के लिए आप नॉब को टुवर्ड्स लेफ्ट घुमा देते हैं, व्हाट इट क्लियर। और अगर फ्लेम बहुत लो है तो टुवर्ड्स राइट घुमा देते हैं। ज्यादा राइट घुमा देंगे तो बंद भी हो जाएगा, मतलब ज्यादा अगर बोल्ट सो कॉल्ड नट से कस देंगे तो नट खराब होगा या बोल्ट खराब होगा। लॉजिक समझ में आ गया? बट आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि हरकतें ठीक ठाक रहें। जो गैस का टेम्परेचर है, जो फ्लेम का सो कॉल्ड आप बोल सकते हैं जलने की उसकी ताकत है, वो एकदम सही रहे। सो देयर वाज अ फैक्ट्री जिन्होंने प्लान किया दैट 200 यूनिट्स per month would be produced. How many units? 200. 3 months के बाद फैक्ट्री ने देखा कि इनका प्रोडक्शन या तो 700 यूनिट्स हो गया या तो 500 यूनिट्स रह गया। एक महीने का प्रोडक्शन अगर एस्टिमेटेड चिल्ड्रन 200 यूनिट्स का है तो 3 महीने का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए? आंसर 600 यूनिट्स। बट हमने कितना प्रोड्यूस कर दिया? 700 प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब वी प्रोड्यूस्ड एक्सेस। इज इट गुड और बैड? गुड है, बैड है। ज्यादा मार्केट में यूनिट चली जाएंगी और सेल उतनी, डिमांड उतनी होगी नहीं, तो आपको स्टॉक क्लियर करने के लिए सस्ते में बेचना पड़ेगा, करेक्ट। और अगर 500 यूनिट आपने बेची तो इट्स गुड और बैड? इट्स अगेन बैड। मार्केट में डिमांड तो थी, बट अगर आप यूनिट सप्लाई नहीं कर पा रहे तो जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे अल्टीमेटली वो आपने खो दिया। आई रिपीट, अल्टीमेटली वो प्रॉफिट आपने खो दिया। तो जो हमारा एस्टिमेटेड आउटपुट है, वी शुड नॉट प्रोड्यूस लेस देन दैट, नीदर वी शुड प्रोड्यूस मोर देन दैट। इट शुड बी ऑप्टिमम बेसिकली। तो ज्यादा प्रोड्यूस करने में भी खतरा और कम में भी खतरा। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो भाई चीनी बहुत ज्यादा खाएंगे तो डायबिटिक हो सकते हैं, बहुत कम खाएंगे तब भी डायबिटिक हो सकते हैं, इंसुलिन लेवल लो हो जाएगा, वो भी एक प्रॉब्लम है बॉडी में। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का। सॉल्ट, पेपर, मसाले वाला खाना बहुत ज्यादा खाते हैं पर्टिकुलर एज के लोग, 50-55 साल उम्र हो गई तो बीपी बढ़ भी जाता है। और एकदम नमक ही खाना छोड़ दिया तो बीपी लो भी हो जाता है। तो बीपी की दोनों प्रॉब्लम है। तो नीदर इट शुड बी एक्सेस नॉर इट शुड बी लेस। व्हाट इट शुड बी चिल्ड्रन? ऑप्टिमम होना चाहिए। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? तो कैसे इसको मैनेज करेंगे? इसी को मैनेज करने के लिए हमको एक टूल अप्लाई करना पड़ता है। एंड व्हाट इज दैट चिल्ड्रन? कंट्रोलिंग बेसिकली। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग? कंफर्म? कैसे रेगुलेटर घुमाना है। लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं? कभी कभी आप बड़े उदास हैं, नंबर कम आ गए, तो पापा मम्मी समझा रहे हैं ताकि मोटिवेट हो जाओ। कभी कभी बहुत ज्यादा खुश हैं, नंबर बहुत ज्यादा आ गए, उम्मीद इतनी थी नहीं, बगल वाला बढ़िया पढ़ के आया था, और मम्मी कोई बात किसी ने आके चुगली कर दी, तो मम्मी कहेंगे बेटा पढ़ लो क्योंकि अगली बार हो सकता है बगल वाला साथ में ना बैठे। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोलिंग बेसिकली। तो प्लीज कॉपी डाउन दिस एग्जाम्पल चिल्ड्रन, याद रहेगा हमेशा आपको। तो मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड, सबको कंट्रोलिंग शब्द का मतलब क्लियर हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज हैं हमारे प्लान्स के हिसाब से हम उसको सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज करेंगे। जब लगेगा कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो वील कंट्रोल इट की कम करें, जब लगेगा थोड़ा कम हो रहा है तो वील कंट्रोल इट की थोड़ा सा बढ़ाएं। अब यहाँ पे दो बातें होती हैं, अभी आप पढ़ेंगे क्रिटिकल पाथ कंट्रोल एंड, बड़े भयंकर भयंकर शब्द हैं यहाँ पे। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं बिजनेस में जो आप इग्नोर कर देते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट, टाटा सन्स बहुत बड़ा बिजनेस इंस्टीट्यूट है या बहुत बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट इंस्टीट्यूट, बिजनेस कंसर्न है। अब एडवर्टाइजमेंट पे 2000 करोड़ का प्लान है खर्च करने का। 2000 करोड़ में 2-4-10 हजार रुपए ज्यादा खर्च हो जाएंगे या 2-4-10 हजार रुपए कम। अब क्या उसको लेके रतन टाटा जी मार्केटिंग हेड की क्लास लगा दें? क्या उनको सस्पेंशन पकड़ा दें? अरे ये तो होता ही रहता है भाई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी मम्मी खाना बना रही है, व्हाट इट क्लियर, 20 रोटी उनको बनानी है, एक रोटी जल गई तो क्या दादी माँ उनको जेल करा दें? एब्सोल्युटली नॉट। रोटी बनानी थी, रोटी बनानी वो भूल गई,
और रोटी बनी ही नहीं। अब यहाँ पे दादी माँ को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया? तो काफी चीजें बिजनेस में ऐसी होती हैं जो एकदम नॉमिनल होती हैं, एकदम स्मॉल होती हैं, ज्यादा उनके ऊपर कंसंट्रेशन देने की या कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। यू शुड इग्नोर देम, यू शुड इग्नोर देम। बट काफी चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लाइक मान लीजिए कि मेरा बिजनेस है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मैं गेहूं खरीदता हूं, 5 लाख क्विंटल गेहूं का परचेज हमने करना है। अब जब गेहूं हमारे गोडाउन में ऑफलोड हो रही है ट्रक से, हो सकता है 5 लाख क्विंटल में 2 3 10 क्विंटल कम हो गई, हो सकता है कम हो गई, तो क्या मैं एम्प्लॉय को नौकरी से बाहर निकाल दूं? नो। बट अगर हमारा गोल्ड का बिजनेस है और डेली 100 ग्राम्स की ज्वेलरी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होती है, क्या 25 ग्राम या 10 ग्राम का भी नुकसान हम बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि गोल्ड में 5 ग्राम 10 ग्राम बहुत बड़ी बात हो गई, बट चावल में किलो 2 किलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर डिफरेंस हो रहा है तो इमीडिएट एक्शन लेना है, बट इमीडिएट एक्शन आप कहां पे लेंगे? तो कल्याण ज्वेलर्स जब अपना साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं तो महीने भर की सेल है 5 करोड़ की ऑल इंडिया। अब उसमें मान लीजिए कहीं पे 1 लाख 2 लाख का नुकसान हो भी गया है तो वो मैनेजेबल है। बट गोल्ड में अगर 5 करोड़ की सेल है तो वहां पे 2 लाख का नुकसान मैनेजेबल नहीं है। खोपड़े में बात गई कि बिल्कुल भी नहीं गई? समझ में आया? समझ में आ गया? पक्का? तो प्लीज इस डेफिनेशन को कॉपी कर लें। एक एग्जाम्पल मैं इसका और दे सकता हूं आपको। द एग्जाम्पल इज दैट देयर इज अ बर्थडे पार्टी ऑफ योर्स एट माई रेस्टोरेंट। समझ में आ गया? जो लास्ट में वो माउथ फ्रेशनर देते हैं ना, वेटर माउथ फ्रेशनर लाना भूल गया, तो क्या मैं उस वेटर को नौकरी से निकाल दूं? नो। बट अगर वेटर ने आपसे ऑर्डर लिया और हमारा डेजिग्नेटेड टाइम 20 मिनट का है और पिछले 1 घंटे से आपका ऑर्डर टेबल पे सर्व नहीं हुआ, तब मैं उसकी इनएफिशिएंसी के लिए उसके ऊपर कोई करेक्टिव एक्शन टेकअप करूंगा। बट आपको पार्किंग वाले ने पार्किंग नहीं करवाई प्रॉपरली, या वेटर ने आपको खाना खाने के बाद सो कॉल्ड माउथ फ्रेशनर नहीं सर्व किया, क्या ये छोटी मोटी बातों को लेकर हम वेटर को नौकरी से निकाल दें? नो। तो ये बातें नॉमिनल सी हैं, तो इसके ऊपर हम कोई खास करेक्टिव एक्शन या इमीडिएट एक्शन नहीं लेंगे। अंडरस्टूड दिस एवरीबॉडी? यू वर ट्रैवलिंग इन अ सो कॉल्ड ट्रेन विच इज ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवेज, लेट अस से राजधानी। राजधानी के ड्राइवर ने 15 मिनट आपको बेडिंग और टाल लेट दिया, क्या उसके लिए आप कोर्ट में केस कर देंगे उसके ऊपर? या अगर आप कंप्लेन करेंगे कि आईआरसीटीसी उसको निकाल देगा नौकरी से? नो। हाँ, अगर उसने खाना आपको गलत क्वालिटी का सप्लाई किया, आपने ऑर्डर किया था वेजिटेरियन फूड और खाने में कॉकरोच चलाया, तो अब क्या कहेंगे? चलो फायदा है, वेज का पैसा दिया, नॉनवेज खाना मिल रहा है। तब आप आईआरसीटीसी को कंप्लेन अगर करते हैं तो दे विल टेक इमीडिएट एक्शन। बट 15 मिनट लेट आपको मिला तो ये कोई सो कॉल्ड बात नहीं है, आप इस पे कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ढेर सारे सो कॉल्ड गेस्ट पैसेंजर्स हैं। अभी रिसेंटली एक जज साहब ट्रैवल कर रहे थे राजधानी में या किसी ट्रेन में, उनको शायद मिनरल वाटर की बोतल ठंडी नहीं मिली या लेट मिल गई, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रेल डिविजनल रेलवे मैजिस्ट्रेट जो होता है उसको नोटिस देके कोर्ट में पेशी करवा ली उसकी। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो कॉल्ड काफी लर्नेड पर्सन है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, उन्होंने उन जज साहब को, हाईकोर्ट के जज साहब थे प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उनकी क्लास लगा दी कि इंडियन रेलवे आपके पिताजी की दुकान नहीं है, वो आपकी सौगात नहीं है, आपकी संपत्ति नहीं है कि आप जैसा चाहे वैसा सो कॉल्ड डीआरएम को बुलवा लें। गॉट इट क्लियर? इट इज जस्ट अ वे ऑफ डूइंग द एक्टिविटीज व्हाइल यू हैव बोर्डेड द ट्रेन। तो पानी अगर 10 मिनट लेट भी मिल गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो छोटे छोटे कामों पे जजेस क्या होते हैं, बुलवा लेते हैं। एक दिन हाईकोर्ट जाने पे लेट हो गया प्रयागराज हाईकोर्ट के किसी जज को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को, उन्होंने बुलवा लिया ट्रैफिक इंस्पेक्टर को अपने कोर्ट में कि अपनी ट्रैफिक व्यवस्था सही करिए नहीं तो मैं चालान लगा दूंगा आपके ऊपर। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आई बात? गॉट इट क्लियर? तो यहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। खोपड़े में बात गई? चलो, सबने कॉपी कर ली मीनिंग और डेफिनेशन। चलिए, सो कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या होता है? मैंने बोला था ना कि अभी हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि हर महीने कितने यूनिट्स हम बनाएंगे। चलन, वेरी गुड, 200 यूनिट्स पर मंथ वुड बी मैन्युफैक्चर्ड। फिर हम मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। 3 महीने में 600 होना चाहिए था, हमने कितनी यूनिट्स बनाई? 700। ज्यादा बन गई या 500 दैट इज थोड़ी सी कम बन गई। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कितना हमारा स्टैंडर्ड था 3 महीने का और कितना प्रोडक्शन हुआ। तो इधर वी आर प्रोड्यूसिंग मोर और वी आर प्रोड्यूसिंग लेस, और उसके बाद हम डिविएशन को एनालाइज करेंगे।
Deviation मतलब कितने differences आए. Either we have produced 100 units excess or we have produced 100 units short. और deviation calculate करके we will see to it कि कैसे इसको सही किया जाए. Got it clear? तो अगर ये बहुत considerable issue है तो we'll take strict action, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग कराएंगे वगैरह वगैरह वगैरह. नॉर्मली खांसी जुकाम मौसम पे होता है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, बट जब पैंडेमिक फैला, कोविड फैला, तो देखा गया कि भाई ये एडवर्स कंडीशन हो गई है, तो इसके लिए उनको स्पेशल प्रोटोकॉल, स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन, स्पेशल हॉस्पिटलाइजेशन, रिड्यूस्ड कॉस्ट पे फॉलो करना पड़ा. तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग. व्हाट आर द स्टेप्स बेसिकली? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, पंच तत्व में ऐसे ही विलीन होना है. Got it? और ऐसे स्टूडेंट भी करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है कि भाई मेरे को 100 में से 98 लेके आना है. अब उस बेचारे के आ गए 93 मार्क्स, कितने कम हो गए एक्सपेक्टेशन से? 5 नंबर. वो चेक करेगा कि कितने नंबर मेरे कम हुए हैं, एनालाइज करेगा किस वजह से कम हुए हैं, और अगली बार उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे. समझ में आ गई बात? अपडेट क्विकली चिल्ड्रन. यस सर. तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज कंट्रोलिंग. चाय बनाते हैं आप, आपको पता है कि भाई कितना कलर चाय में कैसा आएगा या कितनी देर में चाय बन जाएगी. तो जब लगता है कि उसको बॉईल करना है तो आप फ्लेम बढ़ा देंगे, और जब आपको लगता है कि सफिशिएंट बॉईल वो हो चुके तो फ्लेम कम करके थोड़ी देर बाद उसको सर्व कर देंगे. तो व्हाट यू डिड, यू सेट द स्टैंडर्ड कि किस कलर पे हम पहचानेंगे कि वो चाय बन गई. फिर आप देखेंगे कि वो कलर कितने टाइम पे अचीव हुआ. नहीं हो रहा तो आप देखेंगे भाई किस वजह से नहीं हो रहा है. तो मम्मी ने कहा थोड़ी चाय पत्ती और मिला दो. या बहुत डार्क ब्राउन चाय बन गई एकदम, तो आपको लग रहा है कि चाय पत्ती ज्यादा हो गई, तो आप उसमें पानी ऐड कर दें, मिल्क ऐड कर दें. ये जो लोग पानी ऐड करें मैं उनके चाय पीने नहीं आऊंगा, जो लोग मिल्क ऐड करें उन्हीं के यहाँ जाएंगे. ओके, तो आपने क्या किया, एनालाइज किया डिविएशन को, फिर मिल्क ऐड कर दिया या चाय पत्ती ऐड कर दी. चाय पत्ती हाथ डाल के निकाल मत लीजिएगा, समझ में आ गया? नहीं तो लिख नहीं पाएंगे. तो एडिंग मिल्क और सो कॉल्ड एडजस्टिंग टी लीव्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट, टेकिंग करेक्टिव एक्शन. समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए. सबसे पहला काम है सेटिंग स्टैंडर्ड्स. हम कंपेयर करेंगे कि भाई क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हमें क्या काम करना है. लॉजिक समझ में आ गया? तो सबसे पहला काम होता है स्टैंडर्ड को सेट करना. तो अभी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इस एग्जाम्पल को फिर से कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि क्या करना पड़ेगा हमको. खोपड़े में बात गई. तो एक स्टूडेंट भी बेसिकली कंट्रोलिंग करता है, टीचर को भी पता है कौन सा चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली एक टाइमलाइन डिसाइड कर ली. बट अगर लग रहा है कि भाई चैप्टर यूज्ड टू बी कंप्लीटेड इन 10 क्लासेस, बट 7 क्लासेस हो चुकी हैं और 70% चैप्टर इज नॉट कंप्लीट, ओनली 50% इज कंप्लीट, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, भाई 10 क्लास में कंप्लीट हो जाना चाहिए. 7 क्लास तक हम 50% पे भी नहीं पहुंच पाए हैं, तो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी पड़ेगी ताकि स्पीडली हम उसको कंप्लीट कर पाए. समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए. मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. सर ये क्या हमको वो शर्लॉक होम्स बनना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा. एक्चुअल परफॉर्मेंस जितना हम सोच के चल रहे थे, हम उतना अगर अचीव नहीं कर पा रहे तो हमें कैसे पता लगेगा? आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि फैक्ट्री में इतनी यूनिट बनेगी या हर एम्प्लॉय इतना इतना काम करेगा. अब मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेट अस से आप बर्गर किंग चले गए, मैकडॉनल्ड्स गए, तो दे हैव अ टाइम फ्रेम की ऑर्डर देने की कितनी देर बाद आपको खाना सर्व हो जाए. देयर टाइम फ्रेम इज कि 15 मिनट के अंदर खाना सर्व हो जाएगा. और पिछले 25 दिन का एनालिसिस हमारे किचन डिपार्टमेंट ने किया और पता लगा कि ऑर्डर लेने के 18 से 22 मिनट के अंदर सर्विंग हो रही है, बट हमारा टारगेट क्या है, 15 मिनट. इसका मतलब हमारे एम्प्लॉइज की स्किल कहीं पे गड़बड़ा रही है, या हो सकता है हमारी मशीनों में कोई खराबी आ गई. तो पता किया, जो हमारा अवन था, जिस अवन में हम बर्गर टिक्की को हीट करते थे, उस अवन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया. मैग्नेट्रॉन लगता है ना माइक्रोवेव के अंदर, मैग्नेट्रॉन गर्म नहीं कर पा रहा उसको, तो मैग्नेट्रॉन को रिप्लेस करा दिया. रिप्लेस कराने के बाद भी पता लगा कि सर्विंग टाइम 15 मिनट होना चाहिए, बट एवरेज 17 मिनट के आसपास आ रहा है. अब एम्प्लॉय की स्किल में कोई प्रॉब्लम है. एम्प्लॉय को हमने ट्रेनिंग सेंटर बुलाया, वहां पे उसको वही सारी चीजें दी गई और पता लगा उसने 11 मिनट में ही बर्गर बना लिया. तो कहां पे गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ी हो रही थी किचन मैनेजमेंट ने. जो बॉटल्स होती हैं जिसके अंदर सॉस होती है, तो दे हैव अ स्पेशल गन बॉटल, उसमें सॉस भर लेते हैं और गन से प्रेस करते हैं, सॉस जल्दी से निकलती है. और उस बॉटल के गन के लीवर में प्रॉब्लम थी, क्योंकि गन्स पुरानी हो चुकी थी, और लीवर प्रेस करते जा रहे हैं बट सॉस का फ्लो नहीं आ रहा, तो उन गन्स की क्लीनिंग कराई गई.
तब जाके ऑर्डर टाइम 9 मिनट से 10 मिनट हो गया। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? घर में देखा होगा टोमेटो केचप की बोतल है, चिली सॉस है, ठक 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 करते रहते हैं। अगर मैकडॉनल्ड और बर्गर किंग इतना काम करेंगे तो उनको टाइम ज्यादा लगेगा, और वो उनकी सर्विंग की जो हॉस्पिटैलिटी की जो स्पीड है, जो स्किल है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, सो दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड चिल्ड्रन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगा, सैंपल चेकिंग करेंगे। सर व्हाट इज दिस रेशियो एनालिसिस? वी विल सी टू इट कि साल भर में हम कितने गुड्स खरीदते हैं और कितने बेचते हैं। मैं इसका एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वैसे आप पढ़ेंगे इसको अकाउंटेंसी के पार्ट बी में, ध्यान दीजिएगा बच्चों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसा सब बच्चों ने सुना है, इट इज 2 लाख रुपीज, इट इज 2 लाख। और हमारे बिजनेस में ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास हर समय रहता है। तो 10,000 रुपए का स्टॉक रख के आप 2 लाख रुपए की बाइंग सेलिंग करते हैं। कितनी? 2 लाख। 1 2 3 4, 1 2 3 4। व्हाट्स द आंसर चिल्ड्रन? 20 टाइम्स। आई रिपीट, द आंसर इज, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, जितना आपके पास स्टॉक है उसके मुकाबले आप 20 गुना सेल करते हो। कितनी? 20 गुना। होनी चाहिए 30 टाइम्स। कितने टाइम? तो कहीं ना कहीं या तो आपने स्टॉक ज्यादा स्टोर किया हुआ है, या तो आपके सेल्समैनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। समझ में आ गई बात? तो करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन और शुड नॉट बी टेकन? शुड बी टेकन। इफ आई नो that a child has to complete 34 questions on business studies within a time frame of 3 hours in the board exam, तो एग्जाम के पहले उसको ये काम कितनी देर में कंप्लीट करना आना चाहिए? 2.5 घंटे में। तो अगर टेस्ट में आप 2.5 घंटे में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कम है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी। नहीं समझ में आई बात? पक्का? तो ये जो बातें मैंने आपसे की, ये एनालाइजिंग डिविएशंस है। क्या है? तो आप 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कर लें, ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया। कभी आप 3.25 घंटे लेते हैं, कभी 3.5 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 2 घंटे 55 मिनट, बट आज तक कभी 2.5 घंटे में पेपर हुआ ही नहीं आपका थ्रू आउट द सेशन। गॉट इट क्लियर? तो ये जो 2.25 घंटा, 3.25 घंटा, 3.5 घंटा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर डिफरेंस देखेंगे कि आप 3 घंटे ले रहे हैं, 2 घंटे 50 मिनट ले रहे हैं, और कितनी देर में होना चाहिए पेपर कंप्लीट? 2.5 घंटे में। तो 20 से 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। ये है एनालाइजिंग डिविएशन। क्यों ऐसा हो रहा है? यू से सर आता तो सब है, बट वहां पे जब टेक्स्ट लिखना पड़ता है सर पॉइंट हम भूल जाते हैं। तो ठीक है, पॉइंट को आप कोड वर्ड में याद कर लें। कैसे सर? पर्सनल ऑब्जर्वेशन का P, सैंपल चेकिंग का S, और सो कॉल्ड रेशियो एनालिसिस का R। तो क्या बन गया? PSR। अरे सर तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या बातें लिखनी है? PSR लिखना है। क्या लिखना है? PSR लिखना है। याद रहेगा इस तरह से। ऐसी थ्योरी शायद आप लोग याद करते होंगे। यही एक तरीका याद करने का, और कोई तरीका नहीं है। जब ये तरीका आपने अडॉप्ट किया, अरे वाह, ये तो झटपट हो गया। सीबीएसई ने देखा कि बच्चों को अकाउंटेंसी में फॉर्मेट बनाने में काफी टाइम लगता है, और उसकी वजह से पेपर छूट जाता है। तो उन्होंने मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस किया कि बच्चा जो कर रहा है तो अच्छा कर रहा है। 80 नंबर में से उसने 65 नंबर का पेपर एकदम सही किया है, बेचारे का 15 नंबर का पेपर हड़बड़ी के चक्कर में छूट गया। तो हम अकाउंटेंसी की नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं ना, हम कोई उसकी स्किल तो टेस्ट नहीं कर रहे, लाइन सीधी खींच पा रहा है कि नहीं, पोलियो है कि नहीं है। तो एक काम करो, फॉर्मेट बना बनाया दे दो, फॉर्मेट बना बनाया, ताकि बच्चे का टाइम बच जाए। सीए एग्जामिनेशन में चिल्ड्रन कैलकुलेटर अलाउड है। क्यों अलाउड है सर? पेपर इतना टफ होता है, हमको बच्चे की अकाउंटिंग स्किल्स टेस्ट करनी है, टैक्सेशन स्किल्स टेस्ट करनी है, हमको मैथ्स की स्किल टेस्ट नहीं करनी। मैथ्स तो आती होगी उसको अगर सीए कर रहा है तो दैट्स व्हाई सीए एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर्स आर अलाउड। उसके बावजूद बच्चे पास नहीं हो पाते। 4-5%, 10% फाइनल का रिजल्ट, 35-36% फाउंडेशन का रिजल्ट जाता है। कुछ सोचते हैं कैलकुलेटर चलो हो ही जाएगा। अरे बेवकूफ, पता तो एंट्री क्या होगी तब तो कैलकुलेट करोगे ना। समझ में आई बात कि बिल्कुल भी नहीं आई बात? कंफर्म? एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं बच्चों कंट्रोलिंग का। मेरी कॉलोनी में वंस अपॉन अ टाइम आई मेट दैट लाई चना वाला। लाई चना जानते हैं ना? तो मैंने उससे पूछा कि ढेर सारे लोग जब आते हैं तुम्हारे पास, तो छोटी सी वो कढ़ाई टाइप है कास्ट आयरन की, जिसमें तुम भूनते हो, उसको कैसे मैनेज करते हो? कह रहा भैया जी मैं पहले से लैया ढेर सारी भून के रख लेता हूँ, क्योंकि वो खराब नहीं होगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? विंटर और समर सीजन में, बरसात में खराब हो जाएगी। बाकी कॉर्नफ्लेक्स और मटर जो है ये खराब हो सकता है, भुना हुआ रखा रहेगा। ये जब कस्टमर आता है मैं तुरंत तुरंत भून लेता हूँ, तो लैया भूनने वाला जो टाइम है वो मेरा थोड़ा सा बच जाता है।
मैंने कहा ये तो बड़ी बढ़िया स्किल है। तो अपने आप ही बोला पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मैं हर बार फ्रेश ऑर्डर के लिए फिर से लाइव घूमता था। तो व्हाट ही डिड, उसने स्टैंडर्ड सेट किया कि दिन भर में कितने किलो सामान उसको बेचना है, कितने कस्टमर्स को सर्व करना है। फिर वो देख रहा है कि मेरे को एक्चुअल टाइम 4 मिनट का लेना चाहिए, बट मेरे को 8-8 9-9 मिनट लग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लैया भूनने में टाइम ज्यादा लग रहा है। तो उसने मेजर किया अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर डिविएशन नोट किया कि 8 से 9 मिनट लग रहा है, बट कस्टमर 5 मिनट से ऊपर रुकता नहीं, तो 3 मिनट मेरे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 4 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करें, लैया भूनने में 2 मिनट लगता है, तो लैया अगर पहले से भून के रख लेंगे, एटलीस्ट आई विल बी सेविंग 2 मिनट्स। अब वो लाई चना वाला पढ़ा लिखा नहीं है, बट उसने चीजों को करके इनफॉर्मली सीख लिया। नहीं समझे? रेस्टोरेंट आप जाते, मम्मी को गोभी आलू की सब्जी बनाने में, बटर पनीर मसाला की सब्जी बनाने में 2 घंटे लगते हैं कम से कम, बट रेस्टोरेंट वाला कैसे 15 मिनट में ले आता है? जो ग्रेवी होती है, उसका जो कंसंट्रेट मसाला होता है, वो ऑलरेडी भून के पहले से तैयार करके रखते हैं। आप जाते हैं, वो कंसंट्रेट ऐड करके, झटपट वाटर ऐड करके 15 मिनट में आपको देते हैं। नहीं समझे? डोसा बनाने में समय मम्मी को आधा दिन लग जाता है पूरा, क्योंकि मम्मी ने दाल भिगोई, फिर आपको मार्केट भेजा, फिर आप दाल पिसवा के लाए, उसके बाद 1-2 डोसा खराब भी बनेगा, फिर वो सो कॉल्ड आलू की पीठी बनेगी एंड ऑल दैट, सांभर बनेगा। बट रेस्टोरेंट में क्या है, ये सारी चीजें पहले से प्री प्रिपेयर्ड है। 15-15 दिन बासी भी खिला देते हैं आपको, बड़ा अच्छा लगता है। घर मम्मी बोलते मम्मी वो टेस्ट नहीं आ रहा। हाँ बेटा फ्रेश है ना, कहाँ टेस्ट आएगा, तुम्हें तो बासी खाने की आदत पड़ी हुई है। आप कभी विलेज वगैरह जाइए, वहां पे गैया और भैंस का दूध पीजिए, चैलेंज करता हूँ पेट खराब हो जाएगा आपका। क्यों? शहर में तो मिलावटी दूध मिलता है, तो जिसको घटिया खाने की आदत पड़ जाती है, बहुत बढ़िया मिलता है तो उसको डाइजेस्ट नहीं होता। नहीं समझे? सर मम्मी को हम कोल्ड कॉफी बनाने को बोलते हैं ना, शी टेक्स 15 मिनट्स। भाई कॉफी उनको बीट करने में 10 मिनट लग जाएंगे, बट बाजार में क्या है, कंटेनर में पूरी कॉफी भरी हुई है, हो सकता है 2 दिन पुरानी हो, तभी टेस्ट भी अच्छा लग रहा है। कूड़ा करकट का टेस्ट ज्यादा ही अच्छा होता है। और बहुत साल पहले मैंने मम्मी से बोला, आप ब्रेड ऑमलेट बनाती हो उतना अच्छा टेस्ट, जो ठेले वाले का टेस्ट बहुत अच्छा है। मम्मी बोली तुम बाइक स्टार्ट करो, थोड़ा धुआं इसमें ऐड कर दो, टेस्ट यहाँ भी अच्छा हो जाएगा, थोड़ी मिट्टी ऐड कर दो, क्योंकि सड़क पे तो पोल्यूशन का भी टेस्ट है, वो तो घर में नहीं मिल सकता ना। प्रॉब्लम घर में यही है, घर थोड़ा साफ सुथरा टाइप का होता है सबका, किचन में तो लोग चप्पल तक नहीं लेके जाते हैं, और बाजार में तो सब कुछ है उस ऑमलेट के अंदर। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो बाजार में स्पीड ऑफ कुकिंग फास्ट क्यों है? बिकॉज थिंग्स आर प्री प्रिपेयर्ड। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने भी मेजरमेंट किया कि भाई 2.5 घंटा लगेगा अगर सब्जी बनाने में बटर पनीर मसाले की, कस्टमर भाग जाएगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? चलिए, सबको ये बात समझ में आ गई? एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, तो लाई चने वाले ने कंपेयर किया कि मेरे 9 मिनट लगते हैं और कस्टमर 5 मिनट देता है, तो 4 मिनट मेरे एक्स्ट्रा लगने, कस्टमर भाग जाएगा। 3 मिनट तो लैया भूनने में लगता है, तो लैया पहले से अगर भुनी हुई रखी है तो हमारे वो 3 मिनट बच जाएंगे। तो उसने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लिया और डिविएशन एनालाइज कर लिया, कितने मिनट बचेंगे उसके, 3 मिनट। तो ये मैं आपको बोल रहा था ना, हाई फाई टर्म्स है बच्चों, आ गए ये हाई फाई टर्म्स। जहां पे आपने एनालाइजिंग डिविएशन लिखा है बच्चों, एस्ट्रिक ड्रॉ करिए वहां पे अपने स्टेप्स में, और 2 चीजें मार्क करिए, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मैं आपको इसका एक ट्रूएस्ट एग्जांपल देता हूं, ट्रूएस्ट एग्जांपल चिल्ड्रन। These days board examinations have started testing what children? MCQ. And approximately 1/4 of every question paper is MCQ based, short answer based वगैरह वगैरह जो भी। Got it clear? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोर्ड ने कुछ ईयर्स पहले एनालाइज किया कि हम बच्चों को सब्जेक्टिव टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं, बच्चा आंसर भी बढ़िया लिख लेता है, बहुत चौधरी बनता है और दनादन लिख के आता है, बट इन फ्यूचर जब वो IIT जेई के लिए या मेडिकल नीट एंट्रेंस के लिए और CS फाउंडेशन, इवन CUET यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए जब जाता है, देयर ही प्रूव्स टू बी अ बिगेस्ट फ्लॉप शो। क्यों? उसने रट के आंसर तो लिखना सीख लिया, बट कॉन्सेप्ट को कभी समझा ही नहीं। और MCQ में तो कोर कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग है, सिर्फ कॉन्सेप्ट की। आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप निपट जाएंगे वहां पे। इसलिए सोचा गया कि धीरे धीरे पैराडिग्म शिफ्ट लाते हैं, स्टार्ट करते हैं 1/4 से, धीरे धीरे 35%, 40%, 50%, और आने वाले 2-3 साल में 100% 11th-12th के पेपर्स क्या होंगे, MCQ बेस्ड होंगे, ताकि आपको भाई सब्जेक्टिव नॉलेज आपको आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्टिव नॉलेज में अकल कम टेस्ट होती है, फ्लेयर ऑफ राइटिंग ज्यादा टेस्ट होता है। कितने तो बकवास इंग्लिश हिंदी लिखी आते हैं, बट ऊपर से एकदम पैदल। 14 पॉइंट हेनरी फ्योल भैया के रट लिए, 14 प्रिंसिपल्स है ना,
सेंट्रलाइजेशन बड़ा टनाटन रट के चले आए, बट सेंट्रलाइजेशन का मतलब ही नहीं पता आपको। मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, he has a very so called huge staff and he has given the responsibility of his business to Mr. Z, which authority is being reflected, delegation, decentral वगैरह वगैरह सब लिखा है। अब आपको पता ही नहीं क्या मतलब है, क्योंकि आपने तो एक तरह रटा हुआ था। पता होगा तो डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में आप फर्क पहचान लेंगे। तो इसलिए बोर्ड एग्जामिनेशन ने ऑल इंडिया सिस्टम स्टार्ट कर दिया। व्हाट दे डिड फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, डिविएशंस को एनालाइज किया। क्यों बच्चा 12th में सब्जेक्टिव पेपर में 95 लाता है और इन एग्जाम में सुपर फ्लॉप साबित हो जाता है, तोते की तरह रट के एग्जाम पास हो गया, बट उसके अंदर कॉन्सेप्ट तो अंडे के बराबर है। समझे बात को कि नहीं समझे? तो ये दो बातें हैं चिल्ड्रन, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो पिछले 2-3 साल से इंडिया के बोर्ड एमसीक्यू पे आ गए। अब उन्होंने 12th के बच्चे का रिजल्ट कंपेयर किससे किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखा कि यहाँ पे जिसका 90% आ रहा है, यहाँ पे उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे जो नॉर्मली 30-33 से पास हो रहा है वो यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। मतलब उनका काम करने का तरीका ठीक है, यहाँ पे अगर आप अच्छे हैं तो यहाँ पे भी अच्छे हैं, यहाँ पे बैंड बजी है तो यहाँ पे बैंड बजी है, मतलब सिस्टम इज वर्किंग। हाँ, इक्का दुक्का स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया बट यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब इसके ऊपर हम फर्दर डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी काम कर गया सिस्टम। दिस इज नोन एज व्हाट, ये एक्सेप्शंस हैं, हम इनको इग्नोर कर सकते हैं, बट 1/4 एमसीक्यू में लाने के बाद भी क्रैक नहीं हो पा रहा एग्जाम, मतलब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस गड़बड़ है। जो डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे एकदम दलिद्र है और यहाँ पे सुपर हाई फाई है, तो क्या किया गया भाई, इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ कि इसको मैच कर पाए कम से। नहीं समझे अभी भी? पक्का? दिस इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन, क्रिटिकल पाथ। मैंने बोला ना, आप परचून की दुकान चलाते हैं, जनरल मर्चेंट की शॉप है मान लीजिए मेरी, किसी को हम आटा दाल चावल तौल के दे रहे हैं, 5 किलो कोई अगर घी खरीदने आए देशी घी, तो वेइंग स्केल पे 10-20-50 ग्राम एक्स्ट्रा भी हो गया, विल द शॉपकीपर बी मेकिंग वेरी लार्ज ह्यू एंड क्राई ऑन दैट अपने एम्प्लॉय के ऊपर? ठीक है, 5 किलो कोई या 5 लीटर कोई तेल ले रहा है भाई, 10 ml 20 ml ज्यादा भी चला गया फर्क नहीं पड़ता। इट इज व्हाट चिल्ड्रन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बट अगर हमारी गोल्ड ज्वेलरी की शॉप है और हम ज्वेलरी किसी को 25 ग्राम्स बेच रहे हैं, उसमें 3 ग्राम ज्यादा चला गया, ये बात सोचने लायक है। तो 25 ग्राम ज्वेलरी, मान लीजिए 60,000 रुपये 10 ग्राम का रेट है, तो 25 ग्राम ज्वेलरी 1.5 लाख की हो गई, मेकिंग चार्ज वार मिला के 2.25 लाख। इसमें अगर 5 ग्राम भी एक्स्ट्रा चला गया ना, तो कम से कम 25-30 हजार का नुकसान हो जाएगा। 10% बहुत ज्यादा है, बट अगर 5 लीटर तेल में 50 ग्राम या 100 ml भी ज्यादा चला गया, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? यू हैव अ वेरी ग्रेट डिपार्टमेंटल स्टोर, नौकरों को आपने रखा हुआ है, क्या आते जाते चेक करेंगे कोई 2 दाना चावल तो नहीं चुरा के ले गया? नो। बट अगर आप कल्याण ज्वेलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या आप तनिष्क के स्टोर इंचार्ज हैं, तो हर एम्प्लॉय की प्रॉपर चेकिंग आते जाते होगी कि वो कुछ पार करके तो नहीं ले जा रहे सामान। दैट इज व्हाट चिल्ड्रन, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। तो कहां पे सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, बैंक्स में, ज्वेलरी शॉप्स पे, या ढाबे पे? बैंक्स और ज्वेलरी शॉप पे। समझ में आया कि नहीं? कहां पे वेइंग का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ढाबे पे कितना पनीर जा रहा है सब्जी में, या ज्वेलरी शॉप पे चिल्ड्रन? ज्वेलरी शॉप पे। तो ढाबे पे चलेगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, माइनर डिविएशन चलो चलता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात होगी तो देखा जाएगा। नहीं समझे? समझ में आ गया? स्टूडेंट इज एब्सेंट वंस इन अ वाइल, टीचर वोंट डिमांड एनी एप्लीकेशन। ऑल्टरनेट डेज बच्चा स्कूल आ रहा है, कोई कोई तो ऑल्टरनेट वीक और ऑल्टरनेट मंथ आते हैं, उनके लिए कहा जाएगा भाई अटेंडेंस शॉर्ट है, सबमिट अ मेडिकल एल्स यू विल बिकम मेंटल। समझे बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे? पक्का? स्टूडेंट इज गेटिंग 79 आउट ऑफ 80, टीचर वुड बी ईगर टू मेक दैट एज 80 ऑन 80, भाई चलो बच्चे की मार्कशीट में बढ़िया नंबर रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये क्या है, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। हाईएस्ट कॉपीज फिर से खुलवाई जाती है, बच्चे भी खुलवाते हैं कॉपी, यार मेरा 79 आ सकता है तो 80 भी आ सकता था, बट सो कॉल्ड कॉपी टीचर ध्यान से नहीं देख रहा है, तो एग्जामिनर्स ने, बोर्ड ने बोला इन कॉपियों को ध्यान से देखिए। इट इज व्हाट चिल्ड्रन, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। ओके, किसी बच्चे के 24 नंबर आ रहे हैं, 2-3 और मिल जाए तो पास हो जाएगा, तो वहां पे क्या देखेंगे, कहां नंबर दें और कहां ना दें? नो, कहीं पे भी थोड़ा सा ये चलो नंबर
दे दो, एटलीस्ट ही और शी में जंप टू द नेक्स्ट क्लास। नहीं समझे कि समझ गए? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? तो घर में पार्टी है, एक एक चीज बहुत प्रिसाइसली देखी जाएगी, क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री डिनर पे, डॉक्टर्स पहले खाना खाएंगे, फूड की टेस्टिंग होगी, बट पार्टी है और आप ये खाना खाना है, मम्मी के खिला दो कुछ भी, कोई टेंशन की बात नहीं, थोड़ा नमक मिर्ची ज्यादा भी है तो चलेगा। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। समझ में आ गई बात? नोट इट डाउन क्विकली। चलिए, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, समझ में आ गया कैसे करेक्टिव एक्शन होगा? बताया था ना अभी बर्गर किंग के एग्जांपल में कि सॉस की जो गन बॉटल थी उसमें प्रॉब्लम थी, तो उसको हमको ठीक करना पड़ेगा। लॉजिक अंडरस्टूड? वो एग्जाम्पल भी दिया था आपको, एक साबुन बनाने वाली कंपनी थी, कस्टमर्स ने कंप्लेन की कि रैपर तो रैप्ड है, अंदर सोप नहीं है, तो क्या किया, बड़े बड़े स्कैनर बनाए गए, फैक्ट्री में इंस्टॉल किए गए। हमारे इंडिया में घड़ी डिटर्जेंट वालों ने सिन्नी का एक पंखा रख दिया कन्वेयर बेल्ट पे, जिसके अंदर साबुन नहीं होगा, रैपर उड़ जाएगा। पहले अमेजोन और फ्लिपकार्ट डिलीवरी करते थे, लोग बड़े चतुर और चोर टाइप के थे हिंदुस्तान में, मोबाइल फोन ले लेते थे और बाद में अमेजोन को बोलते थे डिब्बे में रिन का साबुन 2 बट्टी आ गया। अब अमेजोन बोल रहे हैं कि हम क्लेम तभी एंटरटेन करेंगे जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें। अरे जो मोबाइल था वो तो एक्सचेंज, अब तो मोबाइल है ही नहीं। अच्छा, अब इतने गरीब है, घर में कोई मोबाइल ही नहीं है, तो पड़ोसी मोबाइल ले लो, क्योंकि पैक को अनपैक करते टाइम, अनबॉक्सिंग करते टाइम किसी भी सामान की अगर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो हम सुनेंगे आपकी बात, वरना हम नहीं सुनेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। नहीं तो लोग काफी चूना लगाते थे, बेवकूफ बनाते थे इन कंपनीज को। अंडरस्टूड दिस और नॉट? पक्का समझ में आया? चलिए, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल समझ में आ गया? की रिजल्ट एरिया, इसके 2 फुल फॉर्म होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। KRA को जब हम स्टाफिंग के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो उसका मतलब ये नहीं होता जो आपको नजर आ रहा है। स्टाफिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, और कंट्रोलिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या होता है? की रिजल्ट एरिया। हम जो रिजल्ट चाहते हैं वो हमको नहीं मिल पा रहा है, तो हमको काफी एनालिसिस और रिसर्च करना पड़ेगा हाउ वी कैन डू सो। तो दिस इज नोन एज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। अंडरस्टूड? तो मारुति ने अभी रिसेंटली अपने डीजल इंजन्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई पहले डीजल और पेट्रोल की प्राइस में बहुत गैप था। अगर पेट्रोल 80 रुपीज लीटर है तो डीजल होता था 62 रुपी। अब पेट्रोल 96 97 है तो डीजल भी 88 89 के आसपास है, तो कस्टमर को कोई खास एडवांटेज नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि डीजल हटाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सीएनजी पे काम करो। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन says that managers should not try to control everything। कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखिए, इग्नोर करना सीखिए। आपकी मम्मी ने कहा जो होमवर्क मिला झटपट कंप्लीट कर लो, फिर पार्टी में ले चलेंगे। ये होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सर व्हाट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल? मम्मी सर एकदम सामने बैठी हैं, एक एक होमवर्क सामने करवाई जा रही हैं, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग बना रही हैं। दैट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। बच्चा कहेगा ऐसा लग रहा है ब्रिटिश रूल में पैदा हुए थे। अंडरस्टैंडिंग? तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी सी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए बच्चे को भी घर में और एम्प्लॉय को भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी तो क्या पूरा आउटपुट दे पा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। डेली घर वाले डंडा लेकर खड़े हैं, एक एक मिनट का हिसाब मांग रहे हैं। दैट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। लर्न टू इग्नोर सर्टेन थिंग्स। नहीं समझ में आई बात? पक्का? चलिए, तो दोनों बातें क्लियर हो गई सबको? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में चिल्ड्रन वील बी डूइंग सो कॉल्ड फर्दर कॉम्पोजिशन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, सो कॉल्ड एडवांटेजेस ऑफ सीपीसी एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आपका समय और एफर्ट बचेगा, जो प्रॉब्लम्स आप उसको ढूंढेंगे, डेलीगेशन ज्यादा से ज्यादा होगा, बिकॉज अगर आप डेलीगेशन नहीं करेंगे तो आप सारी चीजें खुद से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आई रिपीट, कंट्रोल खुद से नहीं कर पाएंगे। तो बेटर कंट्रोल करने के लिए डेलीगेशन का होना बहुत जरूरी है कि आपका काम कोई दूसरा मैनेज करे। अंडरस्टैंडिंग? चलिए, कॉपी इट फास्ट। चलिए, ऑल द पॉइंट्स वर वेल अंडरस्टूड बाय ऑल। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर वील कंटिन्यू विद दिस।